इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट शायद बिजनेसमैन में इंडिया में है, शायद जेआरडी टाटा से भी स्लाइटली ज्यादा बोलना चाहिए। इन्होंने, इनका वाक्य है, तुम खुद सपने नहीं देखोगे तो कोई और तुम्हारे उनके सपने पूरे करने के लिए तुमको हायर करेगा, भाड़े पे लेगा। रैक्स टू रिचेस स्टोरी ना, गरीब से अमीर, ये सब जानते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ये अगेन जैसे पीपीटी बोरोड है, मेरा खुद का डिजाइन नहीं है। कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं नहीं बना पाई पूरा। अरे बाप रे, पूरा अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी, देन देर इज नीता अंबानी, अनिल अंबानी, टीना अंबानी, उनकी माताजी कोकिलाबेन अंबानी, सबके जय अंशुल बच्चे हैं, दो दो तीन तीन, दो आई थिंक। ठीक है ना, ये फैमिली पोर्ट्रेट है इनका। सो दिसंबर 28, 1932, हीराचंद, इनकी एक मूवी भी है गुरु नाम की, बहुत बढ़िया, देखना, पूरा धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी है। 5 बच्चों में से बीच के लड़के थे, 3 लड़के 2 लड़कियों में से ही वॉज द मिडल ऑफ 5। 10वीं 1949 में पास किया। एडन यमन करके एक जगह है, 17 साल में चले गए। शेल पेट्रोल स्टेशन में कैशियर के तौर पर काम करते थे, 800 रुपया महीने का मिलता था। काम इतना अच्छा किया तो सेल्स मैनेजर बन गए। 8 साल काम किया यमन में। अब तुमको समझ में आया, 17 + 8 होता है 25। दिसंबर 31, 1958 वापस मुंबई में आए। उन्होंने एक रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया विद अ बोरोड कैपिटल ऑफ 15,000। ये लोग एक्सपोर्ट करते थे अदरक और पेपर और टर्मरिक और कैशू नट। ठीक है। नाउ ये तो ऑलरेडी ले लिया। बिल्डिंग ऑफ रिलायंस, जैसे 1932 में उनका जन्म हुआ। हीराचंद गोवर्धन माता जी उनकी जमुना बेन। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मिसमैच है। इन लोगों ने 800 रुपया बोला लेकिन यहाँ पे 300 रुपया है। बट मुझे लगता है कि 300 रुपया करेक्ट है। लेकिन मैं तुमको इस पे एक स्टोरी बताऊंगा। ही वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट। ठीक है ना, ये पीपीटी से बढ़कर मैं अपना कुछ बताता हूँ। यमन में ही वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट, और गाड़ियां आती थी वहां पे, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी। उन्होंने एक सपना देखा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं गाड़ी में रहूंगा और लोग सलाम करेंगे। ये 17-18 साल की उम्र में इन यमन एज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट ये वो सपना देखते थे। ठीक है ना। उनका डिवोशन टू हिज जॉब वाज कंप्लीट, जिससे उनको सेल्स मैनेजर बनाया गया। ठीक है। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बता दिया मैंने। जैसे एक्सपोर्टिंग ये भी हो गया है। नाउ ध्यान से भी सुनना, एक एक करके। और गवर्नमेंट ने कुछ टेक्सटाइल के लिए कुछ स्कीम्स लाए थे। तुमको विश्वास नहीं होगा, स्पाइसेस जो वो अदरक, लहसुन और सब जो एक्सपोर्ट करते थे, वो छोड़ के वो टेक्सटाइल में एंटर हो गए।
1966 में उन्होंने नरोडा अहमदाबाद में 2,80,000 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर्म किया। जो स्कीम गवर्नमेंट का था, बेनिफिटेड रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को काफी फायदा हुआ। 60% का एक्सपोर्ट किया, और ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम डिजाइन किया वो धीरूभाई अंबानी को बेनिफिट और उनकी कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए किया गया। और धीरूभाई अंबानी सामने यार बोले कि कोई रिलायंस को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, बाकी भी तो टेक्सटाइल कंपनीज थे सब। गवर्नमेंट का फायदा किसने उठाया नहीं, जो स्कीम था उसका बेनिफिट गवर्नमेंट इसको मिला। विमल के बारे में भी चर्चा करूंगा। हाँ, यही मेरे को चर्चा करना था। 1978 में ये स्कीम खत्म हुई। एक्सपोर्ट के लिए वो स्कीम थी जिससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिला है। लेकिन जैसे 1978 में एक्सपोर्ट का वो स्कीम खत्म हुआ, धीरूभाई अंबानी ने डोमेस्टिक में एंटर किया और एक विमल ब्रांड एस्टेब्लिश किया। विमल गुटखा नहीं, विमल ब्रांड। नाउ अभी क्या था, मुझे याद है मेरा कॉलेज में, स्कूल में ग्रे कलर के ट्राउजर हुआ करते थे, पैंट जो है मैंने विमल का लिया था, और मेरे जिंदगी का सबसे कंफर्टेबल ट्राउजर यही था। नाउ अभी क्या था कि विमल एड जो है, विमल का जो ब्रांड है, रिलायंस अपना फैब्रिक्स जैसे शर्ट पीस, पैंट पीस, वैसे ये लोग रेडीमेड नहीं बनाते थे, ये लोग कपड़े बनाते थे। नहीं, अपना बोलते ना टेक्सटाइल के ऐसे बनाते थे सिलाई के लिए। तुम कपड़े फिर लेके सिलाई करो, ऐसा। उस समय कोई रेडीमेड नहीं खरीदता था, सब सिलाते थे। तो नहीं, इसमें नहीं आया, आया क्या नहीं। हाँ, तो मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ कि 1987 में इनको बॉम्बे डाइंग और इन सब से कंपटीशन स्ट्रांग आ रहा था। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो, बोलते ना, विवियन रिचर्ड्स, रवि शास्त्री और ऐसे तीन फेमस क्रिकेटर को चुना, और रातों रात इन्होंने लाखों करोड़ों के ऐड शुरू कर दिए विमल के। आज भी तुम यूट्यूब में देखोगे तुमको वो ऐड मिल जाएंगे। और जब धीरूभाई अंबानी ने माना कि बॉम्बे डाइंग का जो रुइया ग्रुप है, रेमंड, अगेन जो रेमंड भी एक बहुत फेमस कंपनी है, इनफैक्ट दी बेस्ट माना जाता है, उन्होंने ना शोरूम में डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया ताकि मार्केट में उनका प्रोडक्ट ठीक से पहुंच सके। नॉन मेट्रो हमेशा बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास नहीं, बाकी जगह भी उन्होंने ट्रांसफर किया, और 1980 में पूरे जगह पे इंडिया में पहुंच गया। 20 उनके खुद के रिटेल आउटलेट्स थे, 1000 फ्रेंचाइज सिर्फ विमल का जो था, 20,000 रिटेल स्टोर्स में, ठीक है ना। और धीरे धीरे रिलायंस बढ़ते गया। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बदला भी। ये रहा। फिर 1980, अच्छा, बैकवर्ड एंड प्रोड्यूस, इंटीग्रेट बैकवर्ड। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे तुम कार बनाते हो तो टायर तुम एमआरएफ से खरीदते हो, और तुमने ही टायर बनाना शुरू किया, तो उन्होंने बोलते ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो जो विमल में कपड़े बनाने के लिए जो पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न लगता है मैन्युफैक्चरिंग का, उन्होंने 1981 में, और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ड्यूपॉन्ट से लिया, और उनको लाइसेंस मिला प्यूरिफाइड पीटीए जिसको बोलेंगे, ठीक है ना, फुल टेरेफ्थैलिक एसिड। और हजीरा में लार्जेस्ट सिंगल मल्टीफीड एथिलीन प्लांट क्रैकर इन द वर्ल्ड। और 1991 में जामनगर का रिफाइनरी प्लांट
जो कि 27 मिलियन टन पर ईयर जो पेट्रोकेमिकल में था। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी प्लांट। इक्विटी कल्चर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। जहां तक मेरा नॉलेज है, जब इनको पैसा कम पड़ रहा था तो उन्होंने बोला था मैं पब्लिक से पैसा लूंगा। और बोलते ना, बोलते 19, एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, वो मैं बताता हूँ। 1977 में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड बन गई और पहला एजीएम 77 में हुआ, ठीक है ना। 7 पब्लिक शेयर इश्यूज, सबका सब पैसा उनको मिल गया। यहाँ पे एक छोटा सा 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैड टू बी क्लोज फॉर 3 बिजनेस डेज आफ्टर अ फेस ऑफ बिटवीन धीरूभाई अंबानी एंड बेयर कार्टेल वेयर ही मेड ह्यूज मनी। इसका स्टोरी बहुत बढ़िया है। ये स्टोरी ऐसा है कि जब शेयर बाजार में शेयर का खरीदी और बिक्री होता है, ठीक है, और क्या होता है उस समय तुम शेयर बेचो, ठीक है ना, तुम्हारे पास नहीं रहा तो भी बेचो और बाद में खरीद लो। अब सीधा हिसाब है, तुम ऐसा सोचो, मार्केट में 100 कार की जरूरत है, तुम 500 कार लेकर आते हो, तो रेट गिरना है। तो कुछ बियर कार्टल मतलब वो ग्रुप था जिन्होंने रिलायंस के नाम पे फायदा उठाने की कोशिश की। ये जो लोग थे, इन्होंने धड़ाधड़ रिलायंस के शेयर बेचना शुरू किया और रिलायंस का शेयर का दाम गिरना शुरू हो गया। अब इनके पास शेयर नहीं थे, उन लोगों ने हजारों और लाखों के क्वांटिटी में शेयर्स बेचे। बट वो लोग भी शॉक हो गए, कोई देर वॉज अ ग्रुप जो है शेयर्स खरीद रहा था। जब तुम शेयर्स बेचते और कोई खरीदेगा नहीं तो क्रैश होता है शेयर के दाम। अच्छा, उसमें कंसेप्ट था कि 14 दिन बाद तुमने जो बेचा है, जिसको बेचा है उसको डिलीवरी देना पड़ेगा शेयर का। मतलब मैंने 1000 शेयर बेचा है तो मुझे 1000 शेयर देना पड़ेगा, बराबर है। तो जिन लोगों ने 8-8 10-10 लाख शेयर्स बेचे, उन लोग के पास थे नहीं, जानबूझकर मार्केट में, और उनका प्लान था वापस हम खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा उनका प्लान था कि रिलायंस को गिराने का। बट उनको पता नहीं था कि एक ग्रुप ये सारे शेयर्स खरीद रहा है, और वो ग्रुप था धीरूभाई अंबानी का। उनके पहचान के लोग, इन्होंने क्या किया, जो ग्रुप बेच रहा था उनको पता नहीं था कि धीरूभाई अंबानी एक बनिया है गुजराती। हमारे गुजराती में एक बनिया समाज है जो कट्टर धंधे वाले रहते हैं। कट्टर मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहे, बट पक्के बिजनेसमैन वाले रहते हैं। उसने सारे शेयर्स खरीदे, ठीक है, लाखों शेयर्स। ठीक 14 दिन बाद डिलीवरी का टाइम आया तो उनके पास था नहीं। अब कायदा उस समय ये था कि तुम नहीं दे पाओ तो तुम एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम, और उस एक्सटेंड का कुछ कीमत ब्याज देना पड़ता है, जिसको बदला बोलते थे। धीरूभाई अंबानी ने बोला कि मेरे को बदला नहीं चाहिए, मेरे को डिलीवरी दो शेयर्स के। अब उनके पास थे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अंधाधुंध बेच दिया था। और ये जो 3 दिन बंद था ना मार्केट, यही कारण से था कि धीरूभाई अंबानी रिफ्यूज्ड, बोलते ना कि बदला नहीं चाहिए मुझे, शेयर्स दो। और 3 दिन पूरा कोलैप्स हो गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और लास्ट में उन जो जो लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया था विरुद्ध धीरूभाई अंबानी के, उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा, तब जाकर ये मैटर शांत हुआ। इसमें धीरूभाई अंबानी और फेमस हो गए और अरबों रुपए कमाए। 120 करोड़ उस समय, मेकिंग धीरूभाई रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कभी नहीं थे, वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। दूसरा इश्यू, मतलब हर बार जो ये लोग, उस समय रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड थे, ठीक है ना, अलग अलग कंपनीज थे, तो जब जब ये इश्यू लाते थे वो इंडिया का हमेशा सबसे बड़ा इश्यू होता था, करेक्ट। धीरूभाई अंबानी का नुस्ली वाडिया, द बॉम्बे डाइंग चीफ एंड धीरूभाई इज वेल नॉन, बिजनेस सर्कल में इन लोग का अगेन और इनमें मतभेद थे। बिजनेस मतभेद पर्सनल नहीं थे, बिजनेस के थे। तो ड्यूरिंग द जनता पार्टी मतलब इंदिरा गांधी, नुस्ली वाडिया ऑब्टेन परमिशन 60,000 टीपीए, ये जो है ना एक केमिकल प्रोडक्ट है। However, this before his letter was converted, government was changed and his license was delayed. नुस्ली वाडिया ने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, जैसे मैंने बताया तुमको कि तुमको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए।
और ये जो प्लांट है टीपी है डीएमटी प्लांट, नुस्ली वाडिया बॉम्बेडाइन का मालिक जो है, ये लोग ने अप्लाई किया था 60,000 टीपीए के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया टन्स पर एनम का एक लिमिट था जो तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। और धीरूभाई अंबानी ने भी उस टाइम में अप्लाई किया था कि मैं भी पैराक्सिलिन जो है ना पैराक्सिलिन फैसिलिटी शुरू करूंगा। इससे नुस्ली वाडिया काफी नाराज हो गया और ये पूरे इंडियन बिजनेस में सबसे बड़ा बैटल बॉम्बे नुस्ली वाडिया उस समय बोलते ना बहुत रिच आदमी था। 77 79 में धीरूभाई अंबानी जस्ट डेवलप हो रहे थे। और जो रामनाथ गोयनका है, गोयनका मतलब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मालिक, इन्होंने काफी कोशिश किया दोनों को जोड़ने का। इनफैक्ट 1980s में जो ये नुस्ली वाडिया दिखता है मुझे, धीरूभाई अंबानी दोनों है और आई थिंक दिस शुड बी देसाई। एक्चुअली रिलायंस एलएनटी को खरीदना चाहते थे, हॉस्टाइल बिड मतलब मार्केट से शेयर्स खरीद के, लेकिन वो आगे नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। और धीरूभाई अंबानी पक्के बिजनेसमैन थे, उनका सब पॉलिटिकल पार्टी से बढ़िया रिलेशन, देखो साथ में लंच या डिनर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी रिलेशन बहुत अच्छे थे, उनको काफी लाइसेंसेस मिले, परमिशन मिले, प्राइम मिनिस्टरशिप। उनका असोसिएशन के बाद राजीव गांधी बने। 1985 में वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर राजीव गांधी जो कैबिनेट के थे। और जब उनको पता चला कि अब रिलायंस को इतना सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स, रिलायंस टैक्स भी तो भरता था, उन्होंने फटाफट बैंक्स के साथ टाइप किया और उनको कुछ तो बदलाव हो रहा था। इनको ऐसा सोचो कि पॉलिसी चेंज होने वाला है, उसका अंदाजा था, उन्होंने पहले से मैन्युफैक्चरिंग या कुछ तो शुरू कर दिया। राजीव गांधी धीरूभाई अंबानी के बीच सीक्रेट पेंडिंग लाइसेंस के लिए ये सब, वो जो बोलते ना कुछ तो कायदे हटा दिए गए, अगेन लोग बोलते हो बेनिफिट के लिए था, बट अल्टीमेट तो देश का ही बेनिफिट था। मुझे याद है जब धीरूभाई अंबानी पास हुए, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल जो बॉम्बे का है, 24 जून 2000 मेजर स्ट्रोक में, पूरा दिन वो न्यूज देख रहा था। आई थिंक इवनिंग को मैं देख रहा था। सेकेंड स्ट्रोक, बीच में उनको पहला भी स्ट्रोक आया था। सेकेंड स्ट्रोक के बाद में एक हफ्ते के लिए कोमा में थे। और जब फर्स्ट स्ट्रोक आया तो उनका लेफ्ट या राइट, लेफ्ट हाथ शायद या राइट हाथ ठीक से काम नहीं करता था। और फिर उनके दोनों लड़के ने रिलायंस की कमान संभाली। The 6th of July was Black Day as a mark of the Mumbai Textile Merchants ने जुलाई 8, 2002 को मार्केट बंद करने को बोला, रखा इज्जत के तौर पर। सोचो टर्नओवर करोड़ों रुपए का है, तो आज तो 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। उनका स्टाइल बोलते ना उनका स्टाइल वाज वेरी क्लियर, जबरदस्त गोल सेट करो, गोल यदि तुमने सेट किया 31 मार्च 2021 तक अचीव होना चाहिए। उनका मानना था तुमने 31 मार्च को अचीव किया तो तुमने क्या अचीव किया, गोल को समय को भी बीट करो, फरवरी में अचीव करो। तो एकदम जबरदस्त प्लानिंग, जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन में काम करते थे। फिर मुकेश और अनिल अंबानी ने उनके देहांत के बाद में संभाला। और आज तो अगेन उसका अलग स्टोरी है, बताने जाऊंगा तो और काफी समय चला जाएगा। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में कुछ इश्यूज थे, कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों को इश्यू सॉर्ट आउट कराया, लेकिन दोनों अलग हो गए भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो धीरूभाई अंबानी का था वो इनको मिला, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी को मिला, रिलायंस कैपिटल इनको इसको मिला अनिल अंबानी को। तो ऐसे बढ़ गया दो पार्ट्स में, और आज अनिल अंबानी के सारे कंपनी लगभग डूब गए हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के जो मतभेद थे उसकी वजह से दोनों को अलग कर दिया गया, और आज तो ऐसी हालत हो गई अनिल अंबानी की, बीच में 600 करोड़ कोई तो पे करना था, नहीं था तो इंडियन कोर्ट ने बोला था पैसा भरो नहीं तो जेल जाओ, तो मुकेश अंबानी ने कुछ 600 करोड़ भर के बचाया था अनिल अंबानी को।
तो ये स्टोरी है धीरू भाई अंबानी की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।